नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर टेस्ट क्रमांक 12 जिसका दिनांक 19/4/2026 था, जो कि एक फुल लेंथ टेस्ट था जिसका हम केमिस्ट्री पेपर सॉल्यूशन यहाँ पर देखने जा रहे हैं। आई होप आप सबकी बढ़िया तैयारी चल रही होगी, आप अपने आगे आने वाली एग्ज़ाम के लिए एक्साइटेड होंगे। ठीक, तो हम लोग देखते हैं हमारे पास इस पेपर के लिए जो पहला प्रश्न केमिस्ट्री के लिए पूछा गया था वो क्या है। तो यहाँ पर हमें प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा यौगिक अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है। अब अंतराण्विक बोला है, हमारा अंतराण्विक मतलब जब एक ही अणु के परमाणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बने उसे हम अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। अगर दो अणु मिलकर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते तो उसे अंतर कहा जाता है। तो आइए चेक करते हैं। अर्थोनाइट्रोफिनॉल का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये हमारा अर्थोनाइट्रो क्या फिनॉल हो गया। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक ही अणु के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, मतलब सर ये तो हो गया अंतराण्विक। ठीक, पहला हमें अपना एक आंसर मिल गया। और चेक करते हैं, शायद हमारे पास क्या और कुछ ऑप्शन के अंदर भी ऐसा कोई बॉन्ड हो। फिर हमारे पास क्या है बेटा जी, पेरा नाइट्रोफिनॉल। तो दूरी अधिक होने के कारण पेरा के साथ हमारे पास अंतरा वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। बट अगर हम पेरा और पेरा की बात करें, पेरा और पेरा की, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग पेरा और पेरा के लिए कुछ इस तरीके की होने वाली है। तो यहाँ दो मॉलिक्यूल के साथ क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो ये अंतराण्विक हो गया। क्या हो गया, अंतराण्विक। अगला देखें तो अगला क्या है भाई, हमारे पास अर्थोहाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड है। अर्थोहाइड्रोक्सी क्या है, बेंजेल्डिहाइड। तो जहाँ पर एक बार पुनः क्या हाइड्रोजन बॉन्ड है और वो भी क्या एक ही अणु के अंदर। ठीक, तो हमारे पास क्या इसका पहला और जो तीसरा दोनों ही एग्जाम्पल क्या अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए सही है। ठीक, नेक्स्ट आते बेटा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास जो है वहाँ पर हमें कुछ समीकरण दिए हैं और हमें गलत समीकरण को पहचानना है। यहाँ पर हमारे पास कुछ सॉल्ट है जिनका अनंत अनुता पर हमें मोलर कंडक्टिविटी का मान कैसे मिलेगा, किस इक्वेशन के इक्वल कर मिलेगा, हमें वो देखना है। ठीक है सर, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं हमारे पास हमें मोलर कंडक्टिविटी वाटर की क्या इस इक्वेशन से मिलेगी। तो यहाँ HCl वाला मोलर कंडक्टिविटी और NaOH को जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा NaCl हो गया और वाटर हो गया, और फिर इसमें से NaCl को घटा दिया, मतलब अल्टीमेटली क्या यहाँ वाटर बच रहा है। तो ये पहला इक्वेशन एकदम सही है। देखें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट इक्वेशन में हम देखें तो यहाँ NaBr और NaI है, घटा रहा है, मतलब यहाँ पर हमारा Na जो यहाँ से क्या हो गया भाई, खत्म। अब इसको हम इधर और ले आते हैं, इस रिएक्शन को यहाँ पर क्या हम इधर ले आएंगे तो हमारे पास प्लस हो जाएगा। तो +2 हमारे पास Na भी है, Br भी है, मतलब हमारे पास इस रिएक्शन के लिए किसी भी लवण के अंदर पोटेशियम प्लस आयन नहीं है। तो ये हमारा क्या यहाँ पर गलत होने वाला है। नेक्स्ट को देखें, नेक्स्ट देखें तो अब हम इसका पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर कर देंगे तो हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl, ठीक सर, यहाँ पर प्लस हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बोलो NaBr, ठीक है सर, यहाँ पर माइनस हमारा क्या हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, ठीक सर। तो यहाँ से देखो K और Br जुड़ रहा है, यहाँ पर आपका NaCl जो बनेगा क्या इस NaCl से माइनस हो जाएगा, तो बराबर में KBr रह जाएगा। तो ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट में हमको फिर से क्या KBr को बनाना है, तो इसको पलट कर देखते हैं। तो NaBr को इधर लाए, NaBr को अगर मैं इधर लाता हूँ तो यहाँ पर क्या हो गया NaBr, ठीक बेटा,
प्लस में हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, देखो क्या हो रहा है, KCl, माइनस यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्या हो रहा है, NaCl। ठीक, तो ये दोनों तो जुड़ गए, KBr हो गया, यहाँ NaCl माइनस NaCl खत्म हो गया, मतलब KBr इधर भी बचा है, KBr उधर भी बचा है। तो क्या ये भी सही है? तो इन सब में वह इक्वेशन रिएक्शन कौन सी है जहाँ पर हम सम कर घटा कर क्या इक्वल नहीं कर पा रहे? तो सेकंड है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट एक मेज द कॉलम है, जहाँ पर हमें क्या यहाँ पर कुछ प्यूरिफिकेशन मेथड दी गई है जिसका सही मिलाव करना है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले क्लोरोफॉर्म और एनिलीन, तो दोनों के बीच में क्या जो बॉइलिंग पॉइंट का अंतर है वो 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। ठीक, यहाँ पर अगर हम क्लोरोफॉर्म की बात करें तो 343 केल्विन है, और वहीं एनिलीन की बात करें तो 457 केल्विन। तो जब बॉइलिंग पॉइंट का अंतर 20 डिग्री सेल्सियस से क्या हो, ज़्यादा, तो हम इसको आसवन विधि से अलग करेंगे। साधारण आसवन इसके लिए इस्तेमाल होता है। तो ए का तो करेक्ट क्या हो गया बेटा, थर्ड हो गया। आइए बी की बात करते हैं। तो बी में क्या क्या है बेटा, हमारा हेक्सेन है और पेंटेन है। हेक्सेन और पेंटेन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट का अंतर बहुत कम है, और 20 डिग्री सेल्सियस से कम बॉइलिंग पॉइंट वाले लिक्विड को हम लोग बेटा क्या प्रभाजी आसवन से अलग करेंगे। तो बी का हमारे पास करेक्ट फोर्थ हो गया। अब आ जाइए सी पर। सी पर हमारे पास एनिलीन है, और कहाँ पर है बेटा, वाटर के अंदर है। कहाँ पर, वाटर के अंदर। तो यहाँ पर वाटर में अमिश्रणी हो, बट किसके अंदर बोलो, हमारा भाप के अंदर क्या हो, वो सॉल्यूबल हो, या कहें कि भाप के अंदर उसे मिला लिया जाए, तो इसे भाप आसवन से अलग करेंगे। ठीक, नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन, आर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये सब क्या भाप आसवन विधि से शुद्ध किए जाते हैं। ठीक, तो सी का क्या आ गया बेटा, फर्स्ट आ गया। अब लास्ट क्या है, H2O में कार्बनिक यौगिक। तो हमारे पास दो सॉल्वेंट जिसमें हमारा एक विलय कम घुलनशील हो और दूसरे में ज़्यादा हो, तो हम विभेदी निष्कर्षण द्वारा उसे पृथक कर शुद्ध करते हैं। तो यहाँ पर क्या इसका सेकंड सही हो गया। तो डी का हमारे पास करेक्ट क्या होने वाला है बेटा, सेकंड। तो अब इस मेज को आप चेक कर लो किस ऑप्शन में हमारे पास दिया गया है। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड, मतलब बी एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड दिए गए हैं जिनका बॉन्ड एंगल का क्रम देखना है ना बेटा। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो सबसे पहले अमोनिया है, फिर हमारे पास सर NH2 माइनस है, देन अमोनियम आयन है। क्यों ना हम पेयर पता कर लें, पेयर से सेप और सेप से रिपल्शन से क्या बॉन्ड एंगल होगा, क्या उसे निकालेंगे। ठीक सर, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करते हैं। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 और 3 मोनोवेलेंट है, तो 5 3 8/2 कितना हो गया बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। अब इसका बॉन्ड पेयर चेक करो तो 3 है, और लोन पेयर चेक करो तो कितना है, 1। ठीक बेटा, तो इसका जो हमारे पास शेप आएगा, क्या वो पिरामिडल शेप आएगा। क्या आएगा, पिरामिडल शेप आएगा, जहाँ पर हम लोग इसका बॉन्ड एंगल क्या सर 107 डिग्री का देखेंगे। ठीक सर, अब हम NH2 माइनस में बात करें तो इसके इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए इस पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 और 2 मोनोवेलेंट 7 और एक चार्ज है नेगेटिव 8/2, मतलब यहाँ भी इलेक्ट्रॉन पेयर का मान कितना आ गया सर, 4। 4 में बॉन्ड पेयर हम देख पा रहे हैं 2 है, और लोन पेयर कितना है सर, 2। अगर मैं इसका शेप देखूं तो यहाँ पर तो सर इसके 2 बॉन्ड पेयर हो गए, और ये 2 क्या हो गया, लोन पेयर, जिसकी वजह से यहाँ जो शेप और बॉन्ड एंगल बन रहा था क्या वो चेंज होगा, क्योंकि यहाँ ज़्यादा रिपल्शन है। रिपल्शन ज़्यादा होने के कारण ये बॉन्ड को क्या झुका दिया जाएगा। तो अब हमारे पास ये जो बॉन्ड एंगल है ये लगभग क्या 104 डिग्री का हो जाएगा। कितने डिग्री का, 104 का। अब देखें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, वही 5, 4 मोनोवेलेंट है और एक पॉजिटिव चार्ज है। इसको घटाकर अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 8/2 बोलो कितना आ गया, 4।
इसमें बॉन्ड पेयर चेक करो तो बेटा क्या 4 बोलेंगे। सर लोन पेयर यहाँ 0 है, मतलब यहाँ पर जो हमें ज्योमेट्री शेप मिलेगा क्या वो चतुष्फलकी होने वाला है। यहाँ पर सारे बॉन्ड के बीच की लेंथ इक्वल है, तो यहाँ हमारे पास जो एंगल फॉर्म होगा वो 109 डिग्री 28 मिनट का होगा, और यहाँ पर सारे एंगल क्या इक्वल है, तो रिपल्शन भी एक जैसा होगा। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग क्या इसे कंपेयर कर ले, तो सबसे ज़्यादा हमारा बॉन्ड एंगल अमोनियम में है, फिर हमारा अमोनिया देन NH2-। ठीक, तो इसके लिए करेक्ट हमारा क्या बी ऑप्शन हमें दिख रहा है। नेक्स्ट, अगला हमारे पास क्या है भाई, 2 स्टेटमेंट दी गई है, पहचानना है सही है गलत है। अधात्विक गुण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। बिल्कुल, जब हम लेफ्ट टू कहाँ चलते हैं, राइट, तो हमारा नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी अधात्विक गुण बढ़ता है। बिल्कुल कथन सही है। अगला देखो, धात्विक गुण समूह में नीचे की ओर जाने पर बढ़ता है। ठीक है, तो टॉप टू कहाँ जा रहे हैं, बॉटम, कहाँ पर, ग्रुप में, तो हमारा धात्विक गुण बढ़ेगा क्योंकि साइज बढ़ता है तो IP कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी अधिक हो जाती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में सही हैं, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, कथन फर्स्ट और कथन सेकेंड दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें एक रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम बोरोहाइड्राइड दिया है। तो मेरे बच्चों को पता है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड किसका अपचायक है, बोलो कार्बोनिल का, चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन, दोनों को ही अल्कोहल में रिड्यूस करता है, अपचयित करता है। और कोई अगर हमारे पास है तो वो है बेटा हमारा क्या, अम्ल हलाइड। क्या ये अम्ल हलाइड को भी रिड्यूस कराता है अल्कोहल में। तो ये जनरली क्या कुछ ही जगह पर अपना रिड्यूसिंग नेचर शो करता है। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास इस कंपाउंड में एक तो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है और एक ईस्टर है। तो ईस्टर के साथ तो इसका रिड्यूसिंग नेचर नहीं आएगा, मतलब हमें इसके साथ केवल इस कीटोनिक ग्रुप को क्या रिड्यूस करना है। तो ये अपने रिडक्शन कर क्या इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो आइए देखें केवल क्या इसका रिडक्शन किस ऑप्शन के साथ दिया गया है। तो यहाँ पर इसको अल्कोहल में अपचयित करा, बाकी कोई चेंज नहीं, मतलब पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप को तो करा ही है, क्या यहाँ पर हमारा ईस्टर भी कन्वर्ट हुआ, जो कि गलत है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर इसे एल्कीन में रिड्यूस कर दिया, जबकि कीटोनिक ग्रुप को सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या अल्कोहल में अपचयित करता है। तो मेरे पास इसका करेक्ट जो आंसर है वो ए है। ठीक बेटा, नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा अणु ध्रुवित प्रकाश को घूर्णित करा देगा। ठीक, तो हमारे पास बहुत सारी कंडीशन होती है। अगर कायरल कार्बन 0 है तो आपको एक संचयी पॉलिन्स होना होगा, या फिर आपको अर्थो प्रतिस्थापी बाइफिनाइल होना होगा। अगर आपके अंदर एक कायरल कार्बन है तो आप क्या 100% प्रकाशिक सक्रिय कंपाउंड की भूमिका निभाओगे, और अगर आपके पास एक से अधिक कायरल कार्बन आता है तो फिर पॉज या कॉस की मदद से क्या आपकी ऑप्टिकल एक्टिविटी देखी जाएगी। अगर पॉज कॉस प्रेजेंट है तो इनएक्टिव है, अब्सेंट है तो एक्टिव है। ठीक सर, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इस कंपाउंड के लिए हमारे पास क्या ये जो कार्बन है सब पर क्या इस तरीके का अरेंजमेंट है, जो कि क्या किरल कार्बन के लिए सही अरेंजमेंट नहीं है। कायरल कार्बन में क्या ऐसा sp3 कार्बन चाहिए जिसकी चारों वैलेंसी पर 4 डिफरेंट ग्रुप हो, जो कि इन चारों कार्बन पर नहीं है। अब इस सेंटर वाले कार्बन पर 2 ग्रुप तो डिफरेंट है पर 2 सेम आ गया, मतलब इस कंपाउंड में कोई भी कायरल कार्बन नहीं है, कायरल कार्बन 0 है, इसलिए इसे मैं ऑप्टिकल इनएक्टिव कहूँगा। ठीक सर, अब मैं इस वाले कंपाउंड की बात करूं तो यहाँ पर ये पहला जो कार्बन है ये तो sp2 है, हमें sp2 कार्बन के साथ ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं देखना है, कायरल कार्बन ही नहीं देखना है। अब इस कार्बन के लिए क्या सर ये दोनों ग्रुप सेम है, तो यहाँ भी कोई कायरल कार्बन नहीं है, कायरल कार्बन 0, तो ऑप्टिकल क्या हो गया, इनएक्टिव। ठीक, अब हमारे पास देखें तो यहाँ पर एक ऐसा कार्बन है
जो sp3 होने के साथ साथ क्या 4 डिफरेंट ग्रुपों को भी रखता है। मतलब यहाँ पर ये कार्बन कायरल है और कायरल कार्बन कितना है, एक, तो हम कह सकते हैं ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है। ठीक सर। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ इस कार्बन को, तो इसके चारों ग्रुप सेम है और बाकी कार्बन पर भी आप देख पा रहे हैं हर कार्बन के साथ एक से ज़्यादा हाइड्रोजन है, मतलब उसके चारों डिफरेंट ग्रुप नहीं है। तो यहाँ पर भी कायरल कार्बन क्या जीरो, मतलब ये भी ऑप्टिकल क्या है, इनएक्टिव। तो एक ही हमारा यहाँ पर एक्टिव कंपाउंड दिख रहा है जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक बेटा। नेक्स्ट हमारे पास जो अगला प्रश्न है वहाँ पर क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित समसंरचनात्मक यौगिकों में से जिसकी जालक ऊर्जा सबसे अधिक हो। ठीक है। तो लेटाइस एनर्जी को क्या मुख्य रूप से दो कारकों से प्रभाव आता है, एक तो है चार्ज, तो यहाँ पर आयनों पर आवेश जितना ज़्यादा होगा क्या हमारा लेटाइस एनर्जी का मान उतना ज़्यादा होगा। ठीक है सर। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है सर आयनों का आकार। आयनों का आकार अगर छोटा है तो क्या वहाँ पर भी लेटाइस एनर्जी क्या ज़्यादा होगी, पर आकार से ज़्यादा प्रभावी क्या आवेश होता है, और जब आवेश सेम होता है तो फिर हम आकार से क्या ये बात को देखेंगे, पहले आवेश देन हमारा क्या हो जाएगा आकार। ठीक। तो यहाँ पर लिथियम प्लस, क्लोराइड माइनस, Mg+2, ऑक्सीजन -2, सोडियम प्लस, क्लोरीन माइनस, लिथियम +1 और फ्लोरीन क्या हो गया हमारा माइनस। अब चार्ज का हम मल्टीप्लाई कर उसका वैल्यू पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर चार्ज का परिमाण 1, यहाँ चार्ज का परिमाण 1, यहाँ चार्ज का परिमाण 1, यहाँ चार्ज का परिमाण 4, मतलब यहाँ हमारा बहुत ज़्यादा आयनों के लिए अट्रैक्शन है, और अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा लेटाइस एनर्जी भी उतनी ज़्यादा। तो हमारे लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वह शर्करा जो फेहलिंग अभिकर्मक के साथ लाल भूरे रंग का अवक्षेप नहीं देते, मतलब कहने का कि वो एक अनपचायक शर्करा है। तो सभी पॉलीसेकेराइड और डाइसेकेराइड में सुक्रोज, क्योंकि इनके पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, तो इसका सीधा आंसर है सुक्रोज क्या हमारा एक अनपचायक शर्करा है जो टॉलिन फेहलिंग को अपचयित नहीं करता है, इसलिए उसके साथ कोई कलर चेंज नहीं दिखाएगा। बाकी हमारे सभी लोग क्या रिड्यूसिंग शुगर है और टॉलिन फेहलिंग के साथ कलर चेंज दिखाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी। नेक्स्ट फिर से हमारे पास दो स्टेटमेंट है, हम देखते हैं उसके लिए क्या सही आंसर है। SN2 अभिक्रिया की क्रियाशीलता का क्रम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, हमने लिखा भी है SN2 की क्रियाशीलता व्युत्क्रमानुपाती त्रिविम बाधा, जितना हमारे पास त्रिविम बाधा एल्किल हैलाइड के लिए कम होगा वहाँ पर SN2 का रेट उतना ज़्यादा होगा। तो पहला स्टेटमेंट तो एकदम करेक्ट है। फिर हमारा क्या है, मेथिल फ्लोराइड का द्विध्रुव आघूर्ण मेथिल क्लोराइड से ज़्यादा होता है। तो ये हमने एक एक्सेप्शन के रूप में पढ़ा है बेटा, हम सबको याद भी होगा कि मेथिल क्लोराइड का डाइपोल क्या ज़्यादा होता है। क्यों सर, क्योंकि हमारे पास डाइपोल के लिए दो चीज़ें होती है, एक चार्ज और एक डिस्टेंस। तो यहाँ पर हम लोग क्या दूरी को अधिक प्रभावी देखते हैं क्या इस केस के लिए, जो कि Cl के साथ ज़्यादा है, और यहाँ कारण है डाइपोल हमारा CH3Cl का, यहाँ पर CH3Cl का क्या ज़्यादा होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया, मतलब पहला सही और दूसरा गलत, मतलब इसका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन देखें। तो BF3 और NF3 दोनों सहसंयोजक यौगिक है, बिल्कुल दोनों क्या इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने हैं, बट BF3 अध्रुवीय यौगिक है तथा NF3 ध्रुवीय है। इसका कारण आइए देखें। तो भाई साहब हमारे पास जो BF3 है इसके लिए अगर मैं इलेक्ट्रॉन पेयर निकालूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास देखो बोरान का 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन और 3 6 को जब मैं 2 से भाग दूंगा तो हमारे पास इसका इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा 3,
उसमें बॉन्ड पेयर कितना आएगा सर 3 और लोन पेयर कितना आएगा 0। तो ये जो आकृति में हमें प्राप्त होने वाला है तो क्या सर ये एक समतलीय आकृति बनाएगा। ठीक सर। अब समतलीय आकृति में हमारे पास देखें तो कुछ इस तरीके से क्या ये हमको 120 पर सारे अपने बॉन्ड पेयर बना कर देगा। ठीक, यहाँ पर हमारा एक फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन। अब एक डायपोल इसका यहाँ पर मिलेगा और एक डायपोल यहाँ, जो कि परिमाण में एक समान होंगे, तो कैंसल आउट होकर इसका म्यू क्या बन जाएगा 0। और म्यू 0 के साथ बेटा ये हमें किस प्रकृति का आएगा, तो आप बोलोगे अध्रुवीय आएगा सर। अब हम बात करते हैं NF3 की सर। तो NF3 में इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 और 3 कितना हो गया 8, 8/2, इलेक्ट्रॉन पेयर 4, इसमें बॉन्ड पेयर हो गए 3 और सर लोन पेयर हो गया 1। सर इसका जो आकृति है क्या वो पिरामिडी होगा? बिल्कुल सर ये पिरामिडी होगा। अब पिरामिडी के लिए हम नाइट्रोजन का लोन पेयर का डाइपोल डायरेक्शन क्या बाहर की ओर, और हमारे जो मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम है क्या उसकी ओर डाइपोल रहेगा। ठीक सर। अब इसका जब हम नेट डाइपोल निकालेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, बोलो सर नॉट इक्वल टू 0 के बराबर आएगा। मतलब यहाँ पर म्यू 0 नहीं होने के कारण हम कह सकते हैं कि ये कैसा मॉलिक्यूल है, तो बोलो ध्रुवी। तो हमारे पास कारण एकदम स्पष्ट है। आइए ऑप्शन में ढूंढते हैं। तो हमको बी ऑप्शन चमकता हुआ दिख रहा है। BF3 समतली है परंतु NF3 क्या है, पिरामिडी आकार का। यही क्या इसके लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है देखें तो यहाँ पर अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी परिवर्तन हमको पूछा जा रहा है और हमको एक रिएक्शन दी गई है। ठीक बेटा जी, सबसे पहले रिएक्शन लिखो। हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, हमारे पास इस पर एथिलीन गैस की रिएक्शन चल रही है और रिएक्शन के बाद हमको यहाँ पर ईथेन गैस फॉर्म होकर दिया जा रहा है। इस अभिक्रिया के लिए हमें अभिक्रिया का क्या एंथैल्पी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा RH कैसे निकाला जाएगा, तो समीशन ऑफ डेल्टा H यहाँ पर किसका, यहाँ डेल्टा H बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट की लेना है, माइनस यहाँ पर समीशन ऑफ डेल्टा H बॉन्ड एनर्जी किसकी लेना है भाई साहब, प्रोडक्ट की। ठीक है, अब हम थोड़ा सा रिएक्शन को बॉन्ड के फॉर्म में लिख लें ताकि किसका मल्टीप्लाई करना है कितने का करना वो दिखे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। ठीक, यहाँ पर हमारा एथीन में कार्बन डबल बॉन्ड है और यहाँ पर हमारे पास हर कार्बन पर क्या कार्बन हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड है। अब रिएक्शन पर हमारे पास क्या ईथेन फॉर्म हुआ जहाँ कार्बन कार्बन एक सिंगल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन के क्या 6 बॉन्ड है। इसके हिसाब से क्या हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करना है। बस इस सवाल में कैलकुलेशन कैसे करना है उसका ध्यान रखना है। ठीक, तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। डेल्टा RH यहाँ पर आप सबसे पहले बॉन्ड एनर्जी किसकी, H और H की, प्लस सिंगल क्या बॉन्ड है ये तो हमें किसी का मल्टीप्लाई नहीं करना। यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये भी बेटा अपने पास एक ही बॉन्ड है, किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई नहीं करना। बॉन्ड एनर्जी यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन की, पर यहाँ मल्टीप्लाई कितने का, 4 का, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन 4 बॉन्ड है। ये हो गया पूरा रिएक्टेंट साइड, पूरा रिएक्टेंट साइड हो गया। ठीक सर, अब माइनस करके हम लोग चलेंगे आगे। तो यहाँ पर देखो बॉन्ड एनर्जी कार्बन कार्बन एक बॉन्ड है, फिर यहाँ प्लस कार्बन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड कितना 6, तो बॉन्ड एनर्जी कार्बन हाइड्रोजन। ठीक बेटा, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन। अब वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल लो। यहाँ पर क्या वैल्यू पुट करता हूँ, देखो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग डेल्टा RH। हमारे पास देखो बॉन्ड एनर्जी हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड की कितनी दे रखी है, तो हम कहेंगे 103। ठीक बेटा, यहाँ पर प्लस करके आगे बढ़ेंगे। कार्बन डबल बॉन्ड के लिए कितना दे रखा है, 145 दे रखा है। फिर हमने 4 का मल्टीप्लाई करा, कितना दिया है कार्बन हाइड्रोजन 99। ठीक, अब इसमें से माइनस कराएंगे,
यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस। आगे देखो, कार्बन, सिंगल कार्बन की 80 दे रखी है, प्लस यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन की 99 इंटू हमको क्या 6 करना है। ठीक सर। अब आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर तो आपका आएगा 644, और यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 674। मतलब इसका जो कैलकुलेशन के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है, क्या वो 30 आ रहा है, और इसकी यूनिट जो है किलो कैलोरी पर मोल या मोल इनवर्स क्या हमें दे रखी है। तो इसका ये हमारे पास क्या सही आंसर निकल कर आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी। नेक्स्ट हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, वहाँ पर एक हमें साइक्लिक अल्कोहल दिया है जिसका निर्जलीकरण हमें कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में करना है। अभी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न होता है, तो अपन उसको दूर करेंगे। सबसे पहले तो हमारा यहाँ एसिड बेस रिएक्शन हुआ, और हमारे पास देखें तो इस तरीके से कार्ब धनायन फॉर्म हो गया। ये बन गया हमारा कार्ब धनायन। ठीक सर। अब हमारे पास यहाँ पर रिंग एक्सपांशन की कंडीशन बन गई। यहाँ पर क्या बन गया बेटा, रिंग एक्सपांशन की कंडीशन। रिंग एक्सपांशन कब होता है, जब रिंग पर डायरेक्ट क्या हमारा कोई कार्ब धनायन जुड़ा हो और जो ज़्यादा स्टेबल रिंग को फॉर्म कर रहा हो। तो मैंने इसका कक्षा में तरीका क्या बताया था कि इसको लिखेंगे आप 1 2। ठीक। अब 2 को आपको कार्ब धनायन वाले कार्बन से जोड़ना है। ठीक है सर। तो हम लोगों को यहाँ पर इस वाले क्या ये जो कार्बन है इससे क्या आपके इस 2 वाले कार्बन को जोड़ना है। ठीक सर। मतलब हमने यहाँ पर क्या किया सर, ये इससे जोड़ दिया, ये जोड़ दिया। ठीक है। और सर यहाँ पर जो हमारा धन था, क्या उसको स्टेबल कार्बन पर जोड़ते हुए लाना है। मतलब हमारा धन कहाँ आ जाएगा, 1 पर। धन कहाँ आ जाएगा, 1 पर। तो अब इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो अब ये कितने कार्बन की रिंग थी, 5 की, क्या ये 6 में कन्वर्ट हो गई, और यहाँ हमारा CH3 आ गया। ठीक है सर। अब हमारा ये जो दूसरा कार्बन और ये कार्ब धनायन वाला कार्बन, मतलब हमारा प्लस यहाँ आ गया, हमारा प्लस क्या यहाँ आ गया। अब हम इसको आगे देखें तो आगे हम लोग इसका यहाँ से क्या निकालेंगे, बोलो, H+ निकालेंगे, और नेगेटिव तैयार कर क्या पाई बॉन्ड बनाकर एल्कीन बनाएंगे। अब यहाँ पर देखें तो कौन सा हमारा H+ जाएगा, तो हमारे पास देखो यहाँ पर बीटा और यहाँ पर बीटा क्या हाइड्रोजन है। अगर यहाँ से जाएगा तो क्या हमारा स्टेबल एल्कीन बनेगा, यहाँ से जाएगा तो उतना स्टेबल नहीं बनेगा। तो हम लोग इसका H+ कहाँ से निकाले बेटा, तो हम लोग इसका H+ क्या यहाँ से निकाले। ठीक। यहाँ इसका H+ क्या यहाँ से निकाले तो हमारा डबल बॉन्ड कहाँ बनेगा, देखो ज़रा, यहाँ पर इसका हमारे पास जो डबल बॉन्ड है क्या यहाँ फॉर्म हो जाएगा, और ये हमारा CH3। देखिए अब इस प्रोडक्ट का हमारे पास नाम क्या है, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन, जो कि हमारे बी ऑप्शन में चमकता हुआ दिख रहा है। ठीक। नेक्स्ट हमारे पास एक सिंपल रिएक्शन दी गई है। हमारे पास क्या दिया बेटा, बेंजीन दिया है। ठीक है सर। अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को करा लेते हैं। तो यहाँ पर फॉस्जीन गैस दी है, और हमारे पास क्या एक लुईस एसिड है। सबसे पहले क्या हमारा यहाँ पर ये जो क्लोरीन लोन पेयर है, ये अपना क्या लोन पेयर इस लुईस अम्ल को देगा, और हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा क्या कुछ इस तरीके का। ठीक। ये हमारा रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है। इसका अटैक हम बेंजीन रिंग पर कर यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर क्या बेंजॉइल क्लोराइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बेंजॉइल क्लोराइड। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें आप लोग तो यहाँ पर बेंजॉइल क्लोराइड का क्या चल रहा है बेटा, यहाँ पर हाइड्रोलिसिस चल रहा है। और किसी भी अम्ल व्युत्पन्न का अगर हम
जल अपघटन कराते हैं तो क्या वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर क्या ये हमारा क्या हो जाएगा OH, और यहाँ पर H, ये बॉन्ड डिसोसिएशन हमें मिलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये क्या बन गया, बेंजोइक एसिड। तो हमारा X क्या फॉर्म होगा, तो हम कहेंगे बेंजोइल क्लोराइड, और Y फॉर्म होगा तो बेंजोइक एसिड। तो हमें यहाँ पर Y पहले पूछा है, देन क्या पूछा है बेटा, X पूछा है। तो Y में बेंजोइक एसिड है, ठीक सर, और X में क्या है, बेंजोइल क्लोराइड, मतलब इसका करेक्ट आंसर A है। हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं और उन कॉम्प्लेक्स में हमें अनुचुंबकीय गुण दिखाना है। अनुचुंबकीय गुण किसमें अधिक है ये पहचानना है। ठीक बेटा, तो देखें हम लोग यहाँ पर पहला हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या है, ए है, जहाँ पर जिंक के लिए चार्ज देखें तो +2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर अमोनिया तो न्यूट्रल लिगेंड है। तो जिंक +2 के लिए अगर मैं बात करूँ तो जिंक का 30 होता है आर्गन, यहाँ पर होता है 3D10 और बोलो 4s2, है ना। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जाता है, तो यहाँ पर D में 10, मतलब कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, तो ये प्रतिचुंबकीय हो गया। बी ऑप्शन की बात करते हैं, स्कैंडियम है हमारा सेंट्रल मेटल एटम, चार्ज पता कर लेते हैं। न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड, कॉम्प्लेक्स चार्ज कितना है इसके पास, 3, और वही इसका चार्ज भी होगा। तो यहाँ एक बार फिर से आर्गन, इसका 3D कितना होता है, 1 होता है, 4s कितना होता है, 2 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन देना है, तीनों चले जाएंगे, तो यहाँ पर भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बेटा क्या 0 रहेगा। ये भी क्या एक प्रतिचुंबकीय क्या स्पीसीज़ है। अगला देखें, टाइटेनियम के लिए चार्ज पता कर लो। तो यहाँ पर हमारा एथिलीन डायमीन जो न्यूट्रल लिगेंड है, अमोनिया न्यूट्रल है, तो यहाँ इसके ऊपर जो कॉम्प्लेक्स चार्ज है टाइटेनियम, वही टाइटेनियम का चार्ज बनेगा +4। तो आर्गन यहाँ पर बेटा 3D2 और बोलो 4s क्या होता है 2। अब यहाँ से भी क्या चारों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमारे पास 0, क्या ये भी एक प्रतिचुंबकीय स्पीसीज़ के रूप में आएगा। अब हमारे पास डी ऑप्शन के लिए क्रोमियम है, तो यहाँ पर कितना, न्यूट्रल लिगेंड 0, और यहाँ क्रोमियम पर चार्ज +3। आर्गन यहाँ पर होता है 3D5, 4s1 होता है, तो एक यहाँ से 2 यहाँ से, तो 3D में कितना बच रहा है, 3। तो यहाँ पर बेटा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या का मान 3 है, क्या यही सबसे ज़्यादा चुंबकीय अनुचुंबकीय गुण दिखाएगा। तो सबसे ज़्यादा अगर अनुचुंबकीय गुण किसी के अंदर है तो वो हमारे डी ऑप्शन वाले कॉम्प्लेक्स में। नेक्स्ट, फिर से कुछ स्टेटमेंट हमें मिले हैं, आइए चेक करें। क्या बोला जा रहा है, केनिजारो अभिक्रिया में एल्डिहाइड एक अणु ऑक्सीकृत कर अल्कोहल, तो ये तो गलत हो गया भाई। ऑक्सीकृत कर हमें अम्ल का लवण बनता है या अम्ल बनता है, जबकि दूसरा अपचयित होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। केनिजारो अभिक्रिया में जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो एसिड बनाएगा, जिसका रिडक्शन होगा वो अल्कोहल बनाएगा। आगे पढ़ते हैं, कार्बिलेमीन अभिक्रिया में एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन क्लोरोफॉर्म एथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर आइसोसाइनाइड बनाता है, तो ये भी गलत हो गया। कार्बिल एमीन में केवल हमारा 1 डिग्री एमीन का ही क्लोरोफॉर्म बेस की रिएक्शन से आइसोसाइनाइड निर्माण मिलता है, तो दोनों ही कथन गलत है। तो हमारा दोनों ही कथन गलत के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर ए बन जाएगा। नेक्स्ट, अगला हमारे पास जो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लेंथेनाइड आयन के लिए प्रतिचुंबकीय है। ठीक बेटा, जिसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो। तो मैं सबका कॉन्फ़िगरेशन और सबके लिए क्या यहाँ पर क्रमांक के साथ बात करूँ तो हमें क्या अपने आंसर को चुनने में बहुत हेल्प हो जाएगी। अब यूरोपियम जिसका एटॉमिक नंबर 63 है, अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो जीनॉन, ठीक है। यहाँ पर 4f में हमारे पास 7 होता है और 6s के अंदर 2 रहता है। अब यहाँ पर ये +2 स्टेट में है, तो यहाँ से 2 चला जाएगा। इसके पास f के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है,
जिसको अगर हम लोग फिल करें 1 2 3 4 5 6 और 1 7, तो अच्छे खासे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये एक अनुचुंबकीय प्रकृति है, अनुचुंबकीय प्रकृति वाला तत्व आयन है। यहाँ पर देखें हमारे पास Yb2+, ठीक। यहाँ पर इट्रिवियम में बात करें तो इसका कितना होता है भाई, यहाँ पर क्या ये 70 होता है। अब यहाँ देखा जाए तो यहाँ हो जाएगा बेटा जीनॉन हो जाएगा, ठीक है सर। अब यहाँ पर सर हमारे पास इसके 4f के अंदर क्या 14 मिलता है, और सर इसके 6s में कितना होता है, 2 होता है। 6s में कितना होता है, 2 होता है। यहाँ से कितना स्टेट है इसका +2, तो क्या ये 2 जाएगा, तो इसका F जो है क्या बेटा 14 इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ है, और 14 इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें नहीं दिख रहा है, मतलब ये एक प्रतिचुंबकीय क्या स्पीसीज है, ठीक सर। आगे देखते हैं सीरियम, सीरियम +2, तो क्या ये हमारा 58 होता है, बिल्कुल सर। यहाँ जिनॉन होता है, 4f के अंदर हमारे पास 1 और 5d के अंदर 1 और 6s के अंदर 2 होता है। हमें सीरियम के 2 इलेक्ट्रॉन हटाना है, यहाँ से 2 हटाएंगे तो यहाँ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, मतलब ये भी एक अनुचुंबकीय प्रकृति का हमारा आयन है। अब देखिए हमारे पास समरबियम में +2, और ये होता है हमारे पास समरबियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 62 होता है। यहाँ पर जिनॉन 54, 4f में इसके पास 6 होता है, और 6s के अंदर क्या 2 होता है। कितना जा रहा बोले, 2 जा रहा है। f के अंदर हम देखें तो क्या यहाँ पर बेटा f के अंदर पुनः देखा जाए तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और 6 अच्छे खासे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये भी अनुचुंबकीय है। तो आपका कौन सा आंसर एकदम करेक्ट है जिसको आप प्रतिचुंबकीय बोलने वाले हो, बी वाले को। नेक्स्ट, तो कुछ नाम दिए गए हैं IUPAC जिनका हमें करेक्ट नेम के साथ स्ट्रक्चर सही मिलेगा, वह चयन करना है। आइए देखें पहले ऑप्शन के साथ क्या कहा जा रहा है। हमें हेप्टेन बोला है। पहले तो मूल शब्द के हिसाब से हम 7 कार्बन का एक चेन ड्रॉ करेंगे, इसमें लेफ्ट या राइट चलकर किसी भी एक एंड से नंबर लिखेंगे। तो मैंने यहाँ से लिखा 1 2 3 4 5 6 और बोलो 7। फिर 3 पर हमको एथिल कहा गया है जोड़ने के लिए, जोड़ा। और हमसे क्या बेटा 4 पर 2 बार मेथिल जोड़ने के लिए कहा गया, जोड़े। तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन है, बिल्कुल। इधर जो प्रतिस्थापी जिधर से पास आ रहा वहीं से नेमिंग की गई है, तो नेमिंग का भी तरीका सही है। लिखा सही गया है क्या, ये चेक करो। तो पहले हमने उसे लिखा जो अल्फ़ाबेटिकली पहले प्रतिस्थापी में आता है, बिल्कुल। 4 और 4 डाइमेथिल हेप्टेन, मतलब इसका स्ट्रक्चर नाम दोनों सही हैं। हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, पर बाकी भी हम चेक करेंगे। देखें यहाँ पर नेक्स्ट के साथ हमारे पास फिर से हेप्टेन कहा गया है, तो 7 कार्बन की मैंने यहाँ एक चेन सिलेक्ट करी, जहाँ पर 3 पर एथिल जोड़ने के लिए कहा गया है। चलिए देखें, तो हमने यहाँ पर 3 पर एक एथिल समूह लगा दिया, और 4 पर में हमने डाइमेथिल कहा है, डाइमेथिल लगा दिया। अब इस स्ट्रक्चर में नेमिंग करते समय उसने क्या उस अल्फ़ाबेट को पहले लिख दिया जो कि बाद में आना था। एथिल पहले आता है, मेथिल बाद में आता है, उस हिसाब से ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। अब देखें यहाँ पर अगला हमारे पास जो सी ऑप्शन है, यहाँ पर फिर से क्या कहा जा रहा है, हेप्टेन। तो हमने फिर से 7 कार्बन की एक चेन ड्रॉ करी, नंबर हमने लिखे 1 2 3 4 5 6 और बोलो 7। अब उसने क्या बोला उसे समझते हैं। उसने हमसे कहा कि 5 पर एथिल लगाओ, तो 5 पर हमने एथिल लगा दिया, ठीक। और 4 पर लगाओ क्या बेटा, 2 बार मेथिल। तो यहाँ पर अगर हम इस तरीके से करते हैं तो ये तो हमारा क्या नंबरिंग गलत हो गया। हमारा एथिल जो है क्या 3 पर मिलना था, पर इस नेमिंग के हिसाब से वो 5 पर आ रहा है, मतलब इस नेम की जो स्ट्रक्चर बनेगी वो गलत होगी,
ठीक, फोर्थ ऑप्शन की बात कर लेता हूँ। फोर्थ ऑप्शन में भी हमें 7 कार्बन की एक चेन बनाने के लिए कहा गया है। ठीक, हमने नंबर लिखा 1 2 3 4 5 और बोलो 6 7, और हमसे कहा गया है 4 4 पर हमको 2 बार क्या लगाना है, बोलो मेथिल लगाना है। 20 बोला है, मेथिल लगाना है, और 3 पर क्या लगाना है, एथिल। ठीक, तो 20 हम कब लगाते हैं, जब जटिल प्रतिस्थापी हो और एक जैसा हो, 2 बार हो। तो यहाँ 20 लगाना भी सही नहीं है। दूसरी बात, फिर से अल्फ़ाबेटिकली क्या ऑर्डर गलत लिखा गया है इस स्ट्रक्चर के लिए, तो ये नेम भी क्या है, गलत। मतलब हमारा करेक्ट नेम क्या, फर्स्ट है। ठीक बेटा, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, एक्स और वाई। एक्स और वाई दो तत्व हैं, ठीक, जो मिलकर दो तरह का यौगिक बनाते हैं। ठीक सर, एक तो बनाते हैं XY2 तथा दूसरा बनाते हैं बेटा कौन सा, तो X3Y2। ठीक सर, अब हमसे कहा जा रहा है यदि यहाँ पर XY2 का भार 10 ग्राम और 0.05 उसका मोल है तथा X3Y2 का भार 9 ग्राम और यहाँ पर उसका मोल कितना है बेटा, 0.05, तो हमें X और Y का परमाणु भार निकालना है। ठीक सर, तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन के लिए क्या करना है, तो हम लोग देखो इस यौगिक का अणुभार ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर XY2 के लिए हम लोग कैसे अणुभार निकालेंगे, तो मोल हमें दिया है। मोल बराबर क्या होता है, तो हम सब जानते हैं भार अपॉन क्या होता है सर, अणुभार होता है। ठीक सर, तो हमें अणुभार चाहिए, तो हम क्यों ना मोल को डिवाइड कराएं उसके दिए गए भार से। भार कितना दिया है सर, भार दिया है XY2 का 10 ग्राम और सर यहाँ पर मोल कितना दिया है, 0.1। तो हमारे पास पहले अणु के लिए क्या उसका मोलर भार आ गया 100 ग्राम। इसी तरह क्यों ना सर हम अगले का भी क्या मोलर मास निकाले, तो X3Y2 के लिए हमारे पास फिर से क्या बेटा, यहाँ पर देखो मोल दिया है, भार दिया है, हम लोग क्या उसका अणुभार यहाँ से बनाएंगे। तो देखो क्या करना है, तो यहाँ पर देखो बेटा मैंने इसके अणुभार को यहाँ लिखा और भार से इसके दिए गए मोल का भाग दे दिया। भार कितना है सर, 9 ग्राम है और मोल कितना है सर, 0.05 है। तो सर इसका जब मैं भाग दूंगा तो मेरे पास मान 180 ग्राम आएगा। अब मेरे पास सर दोनों यौगिकों का भार आ गया। अब मैं यहाँ पर किसी भी एक तत्व का भार कैसे ज्ञात कर सकता हूँ, देखो तो XY2 के लिए हमारे पास X का मान कितना है और Y का मान कितना है, तो यहाँ पर X है प्लस 2Y और इसके लिए टोटल मास कितना है, 100 ग्राम। ठीक सर, दूसरे कंपाउंड के लिए X3Y2 और यहाँ पर क्या 3X है और हमारे पास देखो 2Y है, टोटल भार कितना है इस अणु का, 180। क्यों ना हम इसको यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर क्या किसी एक वैल्यू को पता कर लें। तो यहाँ पर कितना हमारे पास Y से Y कट गया, यहाँ पर बचने वाला है कितना, 80, और यहाँ पर X और यहाँ 3X है, तो यहाँ पर क्या घटने के बाद 2X, तो X का वैल्यू हमें मिल चुका है 80 बटे बोलो कितना, 2, तो X का वैल्यू हो गया 40। ठीक, अब हम किसी भी एक इक्वेशन से क्या Y का वैल्यू पता कर लें। तो यहाँ देखो मैंने रखा 40, यहाँ रखा 2Y और यहाँ रखा 100। ठीक सर, अब 2Y इक्वल टू 100 माइनस 40, तो 2Y बराबर 60 और Y बराबर 60 डिवाइडेड बाई 2, 30। ठीक, तो हमारे पास बेटा X का मान आया 40 और Y का मान आया 30। देखो किस ऑप्शन में क्या ये मान हमें मिला है। ठीक, तो क्या पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, निम्न में से राउल्ट नियम के अनुसार धनात्मक विचलन। ठीक है, तो भाई साहब धनात्मक कब आएगा, ऋणात्मक कब आएगा और आदर्श विलयन कब होगा,
ये सब हम लोग क्या बहुत अच्छे से कक्षा के अंदर पढ़ कर आए हैं। एक आदर्श विलयन बनने के लिए हमारे पास जो दो भिन्न द्रव वाष्पशील मिलाए गए उनके बीच लगने वाला अट्रैक्शन, क्या वो जब शुद्ध अवस्था में थे तो उनके आपस में कणों के मध्य लगने वाले अट्रैक्शन बल के बराबर हो। ठीक, मतलब ए के बीच का जो आकर्षण है, बी का बीच का जो आकर्षण वही ए बी में लगेगा, तो क्या एक आदर्श विलयन बनेगा। और वहाँ पर हमारे पास जो प्रेक्षित मान है वो जो राउल्ट के नियम से निकाले गए मान हैं, क्या उनके इक्वल आता है, तो ये एक आदर्श विलयन कहलाता है। बट इससे कम या ज़्यादा आए, कम या क्या आए, ज़्यादा, तो फिर हम उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। एक धनात्मक ऋणात्मक विचलन राउल्ट के नियम से कहते हैं। ठीक सर, धनात्मक कब आएगा, तो जब हमारे पास ए और बी के बीच का आकर्षण जो क्या है उसके शुद्ध अवस्था वाले आकर्षण से कमज़ोर हो। मतलब ए के बीच का आकर्षण तथा बी के बीच का आकर्षण क्या हमारा ज़्यादा होता है इस ए और बी के। अब इस अवस्था में हमारे पास जो निकाला गया वाष्प दाब है, क्या वो राउल्ट नियम से निकाले गए वाष्प दाब की तुलना में ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आकर्षण कैसा है, कम, तो वहाँ पर वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, ज़्यादा बनेगा। ठीक है सर, इस स्थिति को क्या धनात्मक विचलन कहते हैं। ठीक सर, और ऋणात्मक के लिए क्या होगा, ऋणात्मक के लिए क्या इसका उल्टा हो जाएगा। मतलब आप जो दो द्रव मिलाए हैं उनके बीच क्या आकर्षण ज़्यादा मिलेगा, उनकी क्या अपनी शुद्ध अवस्था में कणों के आकर्षण की तुलना में। ठीक सर, अब इस स्थिति पर आपका वेपर प्रेशर क्या पहले से कम हो जाएगा, पहले से क्या हो जाएगा, कम, मतलब जो राउल्ट के नियम से हम निकाले हैं क्या उस वेपर प्रेशर से हम कमी पाते हैं। ठीक सर, अब यहाँ पर इन चार ऑप्शन में वो हमें कौन से विचलन के लिए बात कर रहा है, तो धनात्मक। तो अगर मैं बात करता हूँ इथेनॉल और मीथेनॉल, तो ये जब अपनी प्योर स्टेट में होते हैं इनका जो अपने कणों के लिए आकर्षण लगता है वही इथेनॉल मीथेनॉल को मिक्सिंग पर भी आता है। मतलब यहाँ आकर्षण में कहीं कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आता है, तो क्या एक आइडियल सॉल्यूशन आदर्श विलयन के रूप में हमें मिलेंगे। तो यहाँ पर तो विचलन का कोई सवाल ही नहीं उठता। ठीक, अब नाइट्रिक एसिड और वाटर, इनके साथ क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, जो कि इनका क्या अपनी प्योर स्टेट में इतना ज़्यादा क्या यहाँ पर अट्रैक्शन नहीं था, बट ये जब दोनों मिलाए गए तो इनका अट्रैक्शन पहले से बढ़ गया, पहले से बढ़ गया इन द सेंस क्या हम लोग इसे नेगेटिव विचलन वाला क्या मिक्सचर कहेंगे, ये नेगेटिव हो गया। अब हम बात करें क्लोरोफॉर्म और इथेनॉल की, तो क्लोरोफॉर्म का क्लोरोफॉर्म से, इथेनॉल का इथेनॉल से जो अट्रैक्शन होता है जब वो दोनों को हम मिक्स करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, कम। अब हम जो लोगों को मिला रहे हैं वहाँ पर उनमें अट्रैक्शन कम हुआ है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा कैसा विचलन आने वाला है, धनात्मक विचलन आने वाला है, क्योंकि अब आपके दोनों द्रव के बीच का आकर्षण कम है, मतलब वो जल्दी वेपर बनाएंगे, ज़्यादा वेपर बनाएंगे, पहले से वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, धनात्मक विचलन आएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं क्लोरोफॉर्म और किसकी बेटा, यहाँ पर टॉलुइन की, क्लोरोफॉर्म और टॉलुइन की। तो कहीं ना कहीं इनका जो खुद की प्योर स्टेट में अपने कणों के लिए आकर्षण होता है उससे ज़्यादा क्या इन दोनों को जब हम मिक्स करेंगे तो उस मिक्सचर के लिए अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। इसका मतलब है ये भी हमारा क्या एक नेगेटिव विचलन बनाने वाला मिश्रण है। तो हमें पूछा क्या जा रहा बेटा, धनात्मक, तो इसका करेक्ट हमारे लिए सी होने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, NO2 माइनस नाइट्राइट और नाइट्रेट आयन। तो ये दोनों के लिए हमने एक बहुत फेमस टेस्ट पढ़ा है, ब्राउन रिंग टेस्ट, जहाँ पर नाइट्राइट और नाइट्रेट को हम लोग सबसे पहले Fe+2 के साथ रखते हैं,
तो यहाँ इसको ये ऑक्सीकृत कर Fe+3 में और खुद अपचयित होकर क्या NO में कन्वर्ट होता है। अब हम इस NO के साथ क्या यहाँ फेरस सल्फेट और क्या वाटर मिलाते हैं, तो रिएक्शन पर हमारे पास एक ब्राउन रिंग बनती है जिससे हमें इसकी पहचान मिलती है। ठीक, तो यहाँ पर क्या इस ब्राउन रिंग के कारण इस टेस्ट को हम ब्राउन रिंग टेस्ट के नाम से भी बुलाते हैं। ठीक, तो हमारे पास इसका करेक्ट जो ऑप्शन है क्या वो सी है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास जो है एक अभिक्रिया 50% 2 घंटे में। देखो भाई, हमारा 100 से कितना भाई 50 कितने घंटे में, 2 घंटे में। ठीक है, अब हम लोग क्या यहाँ पर इसका 75% मतलब अगला ये जब क्या बचेगा 25%, मतलब खर्च कितना हो गया 75, तो यहाँ पर इसे इनिशियल स्टेट से 25% आने में टोटल टाइम कितना लगता है, तो बोलो 4 घंटे। मतलब जब ये 75% कंप्लीट हो गई तब ये कितना टाइम ले रही है, बोले 4 घंटे। तो हम यहाँ पर चाहें तो डायरेक्ट अपना दिमाग लगा सकते हैं कि यहाँ हर बार क्या ये आधी हो रही है, मतलब यहाँ पर ये जो दिए गए टाइम इंटरवल है यह हमारा टी हाफ है, क्योंकि हमारा कोई भी पदार्थ जब अपनी मूल मात्रा से एग्जैक्ट क्या होता आधा, तो उस आधा होने में जो समय लगता है वो टी हाफ है। तो ये इसका फर्स्ट टी हाफ हो गया। ये यहाँ फिर से एक बार आधा हुआ है तो ये इसका सेकंड टी हाफ हो गया। ठीक, और हम क्या देख पा रहे हैं, इसके टी हाफ में कंसंट्रेशन के चेंज के साथ कोई चेंज नहीं आया। तो जब हमारा सांद्रता के साथ टी हाफ का मान चेंज नहीं हो रहा है तो हम सब जानते हैं ये एक प्रथम कोटि अभिक्रिया है। ये एक कैसी कोटि अभिक्रिया है, प्रथम कोटि अभिक्रिया है। ठीक, क्योंकि ज़ीरो ऑर्डर में हम सब रिलेशन जानते हैं, टी हाफ हमारा यहाँ पर क्या समानुपाती होता है इनिशियल कंसंट्रेशन के, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन हमारा जैसे जैसे चेंज होगा क्या हमारा यहाँ पर क्या टी हाफ भी चेंज होगा। ठीक, यहाँ पर हमारे पास क्या फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये जो है क्या कांस्टेंट होता है, हमारा 1/2k होता है। ठीक, और हमारा सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या ये इनिशियल कंसंट्रेशन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होगा हमारा टी हाफ का मान बढ़ता जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये किस ऑर्डर की रिएक्शन के लिए एकदम सही दिख रहा है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। आगे बढ़े, अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है यहाँ पर 3 धातुएं दी गई है X, Y, Z। ठीक, सबका SRP दिया गया है, सबका क्या दिया गया SRP। अगर मैं X का देखूं तो 1.2 वोल्ट है और हम Y का देखें तो 0.5 वोल्ट है, और बेटा जी हम Z का देखें तो -3.0 वोल्ट है। अब हम एक रिलेशन बहुत अच्छे से पढ़े हैं, SRP समानुपाती ऑक्सीकारक क्षमता, मतलब जिसका SRP वैल्यू ज़्यादा उसके लिए ऑक्सीकारक क्षमता ज़्यादा होगी। किंतु हम लोग ये भी कहते हैं कि इसका अपचायक क्षमता से व्युत्क्रमानुपाती रिश्ता है, जिसका क्या ज़्यादा SRP ज़्यादा उसके लिए अपचायक क्षमता कम। अब हमारा प्रश्न क्या पूछता है उसके हिसाब से हम अपना आंसर चुनेंगे। तो यहाँ पर SRP अगर सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो वो Y का है, Y के बाद X का है, X के बाद बोलो Z का है। हमसे ऑक्सीडाइजिंग पावर पूछी है जो कि समानुपाती होती है, तो वह भी Y की ज़्यादा, देन X देन Z। तो देखो Y X Z कहाँ दिया है, हमारा बी ऑप्शन के अंदर दिया है। नेक्स्ट देखें हम यहाँ पर क्या बोला है बेटा, जेडार हमारे पास कितना है क्रमांक 40। ठीक, हाफनियम का कितना है 72। इसके बीच हमारा डेल्टा जेड का अंतर कितने का 32 का। ठीक, और यह हमारा 4D सीरीज़ का है, तो यहाँ पर इसका साइज इक्वल होने का कारण क्या है, लेंथेनाइड संकुचन। लेंथेनाइड संकुचन के कारण क्या होगा सर, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा।
Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यही वजह है कि ये दोनों साइज में कैसे हो जाते हैं, बराबर। तो इसका सिंपल सा रीजन है लेंथेनाइड संकुचन। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, 2p कक्षक के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी, है ना। तो देखो हमारे पास p के अंदर 3 कक्षक होते हैं बेटा, एक होता है 2px, 2py, 2pz, और ये तीनों की एनर्जी क्या इक्वल है 2p के लिए, क्योंकि n 2 l 1 एनर्जी सेम। तो देखो क्या 2px कक्षक से अधिक, 2px कक्षक से कम, 2py कक्षक के समान, बिल्कुल तीनों ऊर्जा में सेम है, यही करेक्ट है, 2s कक्षक के बराबर। तो हमारे पास 2py कक्षक की जो ऊर्जा है उसके समान उपकोष कक्षक के बराबर होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है, आइए पढ़ते हैं और आंसर खोजते हैं। Y ग्राम अवाष्पशील कार्बनिक पदार्थ है, ठीक। तो भाई कार्बनिक पदार्थ है तो क्या यहाँ पर एक हमारा विद्युत अनपघट्य की तरह ही काम करने वाला है, जिसका अणुभार कितना है m, और विलायक का मोलर भार कितना दिया, विलायक का भार कितना दिया 250 ग्राम। विलय है बेंजीन का, मोलल उन्नयन स्थिरांक Kb है, और क्वथनांक में उन्नयन हमको पता करना है। ठीक सर, जो जो बोला है वैसा हम रखते जाते हैं। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख देता हूँ, डेल्टा टीबी आई के बी और बोलो बेटा एम, है ना। अब सर आई कहाँ से लाएंगे, तो जब तक कुछ ना बोला जाए पदार्थ के लिए कि वो एक विद्युत अपघट्य है कि विद्युत अनपघट्य है, तब तक हमें आई का वैल्यू एक ही यहाँ से लेकर चलना है। तो यहाँ आई एक हो गया, के बी को के बी ही रहने दूंगा। मोललता के लिए मैं विलय का भार अपॉन विलय का मोलर भार, और यहाँ पर 1000 बटे यहाँ विलायक का भार लेके चलता हूँ। अब वैल्यू पुट कर देता हूँ, यहाँ पर के बी भार के रूप में क्या बोला है, बोलो y ग्राम, और हमें यहाँ पर इसका अणुभार कितना बोला m, और यहाँ पर बेटा 1000 विलायक का भार कितना बोला, बोलो 250 ग्राम। काट देता हूँ, 4 आ जाएगा। अब मैं इसको क्या इस तरीके से लिख सकता हूँ, 4 KB y अपॉन m, यही क्या हमारा क्वथनांक में उन्नयन के इक्वल होगा। ठीक, चेक करो किस ऑप्शन से मैच खा रहा है। तो सर ये बी ऑप्शन में हमें करेक्ट नज़र आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्या बोला है भाई, हमारे पास संकर यौगिक एक कॉम्प्लेक्स दिया, इसके संभवित समावयव, ठीक है। तो यहाँ एक बाइडेंटेड लिगेंड है, ये कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम हो गया। ठीक सर, अब हमारे पास यहाँ पर देखा जाए तो हम लोग यहाँ पर इन लिखे, ये बाइडेंटेड है तो इसके पास क्या दो दो कोऑर्डिनेट बनेंगे, और ये इसका मोनोडेंटेड हो गया, क्या हो गया, मोनोडेंटेड। ठीक, अब अगर देखूं तो क्या ये इसका ट्रांसफॉर्म है, अब इसके ट्रांसफॉर्म में हमको पॉज भी दिख रहा है और ये सुपर इम्पोज्ड भी है, तो ये हमारा ऑप्टिकल इनएक्टिव फॉर्म है इसका। अब मैं इसका क्या बेटा यहाँ पर एक सिस फॉर्म बना लूँ, तो यहाँ पर हमारे पास ये अगर हम देखें तो इसका क्या एक सिस हो गया। अब देखो तो यहाँ पर हमें पॉज नहीं आ रहा है, और ये जो है ऑप्टिकल एक्टिव है, तो इसके दो स्ट्रक्चर बन जाएंगे, एक डी और एक क्या बनेगा एल। तो अगर हम देखें तो इसका टोटल कितना बनेगा, तो सर टोटल इसका बनेगा 3, सिस में 2 और ट्रांस में 1। नेक्स्ट हमारे पास क्या एक रिएक्शन दी गई है जिसका हमें सी उत्पाद बनाना है। ठीक, सबसे पहले एसिटिलीन, तो एसिटिलीन पर जलयोग कराना है, और ये मरकरी 2+ कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होने वाला है। ठीक सर, यहाँ से पाई बॉन्ड इधर गया, एक कार्बन पर H, एक कार्बन पर क्या मैंने OH जोड़ा। ठीक, अब अगर हम इसको देखें तो ये तो क्या फॉर्म हो गया, हमारा इनॉल फॉर्म हो गया, और इनॉल
इनॉल का बेटा स्टेबल फॉर्म कीटो होता है, तो ये वाला H यहाँ पर, ये कार्बन कार्बन का पाई कार्बन ऑक्सीजन में, तो आप देखेंगे हमारे पास एसिटाल्डिहाइड फॉर्म हो गया। अब हम आगे देखें तो इसको डाइल्यूट NaOH के साथ रखा है, तो यहाँ पर हमारा एल्डोल कंडेंसेशन दिख रहा है। यहाँ पर हम इस एल्डिहाइड का क्या एल्डोल कंडेंसेशन कराने जा रहे हैं। देखें तो एल्डोल कंडेंसेशन में हम लोग इसका डायरेक्ट मेथड क्या पढ़े, पहले एल्डिहाइड का ऑक्सीजन, दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ से क्या हम वाटर अलग करें और हम यहाँ पर क्या अल्फ़ा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड बनाएं, क्या बनाएं यहाँ पर अल्फ़ा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड बनाएं, जिसे हम एल्डोल संघनन उत्पाद कहते हैं। तो हमारा फाइनली क्या यहाँ पर जब हम डाइल्यूटेड क्या लगाते हैं NaOH, तो यहाँ एल्डोल कंडेंसेशन हो जाता है। तो देखिए इसका करेक्ट हमारा C प्रोडक्ट क्या होगा, तो इसका करेक्ट C प्रोडक्ट क्या B बनेगा। क्या किया समझ आया। सबसे पहले हम मरकरी कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ जलयोग करा, एसिटाल्डिहाइड फॉर्म किया, जिसका हम तनु NaOH के साथ गर्म कर क्या एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाए। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई, एक रिएक्शन दी गई है जहाँ पर 2NO2 रिएक्शन कर क्या भाई साहब 2NO बना रहा है। ठीक सर, यहाँ पर हमें Kc का वैल्यू दिया है, टेम्परेचर दिया है और R का वैल्यू दिया है, हमें Kp Kc का रिलेशन निकालना है। सबसे पहले डेल्टा Ng पता कर लो। डेल्टा Ng देखो 2 - 1 क्या 1 हो रहा है। ठीक सर, अब हम लोग देखें तो रिलेशन क्या होता है, Kp बराबर Kc RT की पावर बोलो डेल्टा Ng होता है। ठीक सर, अब देखेंगे Kp बराबर Kc का मान कितना 1.8 इंटू 10 की पावर बोलो कितना -6 बोला जा रहा है। ठीक है सर, अब यहाँ पर R कितना लेना है 0.0821 लेना है, ताप कितना लेना है तो 184 के साथ आप कितना ऐड कर दो बोलो 273 और ऐड कर दो इसमें, तो यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ 5 और यहाँ 4, तो 457 और इस पूरे की पावर कितनी 1। तो अब आप क्या देख रहे हो कि Kp कब बराबर हो रहा है Kc के, जब इस मान को मल्टीप्लाई कर रहे हो। अगर नहीं करोगे मतलब ये छोटा है, तो सिंपल सा यहाँ हमारा क्या लॉजिक लगता है कि Kp बड़ा है किससे, Kc से, क्योंकि Kc के मान में किसी संख्या के गुणा कर हम Kp के बराबर लाए हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर, Kp का मान Kc से अधिक होगा, मतलब यही करेक्ट है। बाकी आप चेक कर लो, Kp का मान Kc से कम होगा गलत है, बराबर होगा ये भी गलत है। Kp का मान Kc से अधिक, कम अथवा बराबर होगा, तो ये तीनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। तो हमारे पास इसका करेक्ट क्या हो जाएगा A। नेक्स्ट अगला हमारे पास देखें क्या है, निम्न में से कौन सा लवण जल में निम्नतम pH देगा। तो आप देखें एसिड बेस पता करो सबसे पहले, तो ये जो है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का क्या सॉल्ट है, तो इसका pH तो हो जाएगा बेटा 7। यहाँ फिर ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, तो इसका pH हो जाएगा 7। ठीक सर, अब यहाँ देखें तो इसमें देखो हमारा क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है और बोलो वीक बेस है, तो इसका pH तो हो जाएगा ग्रेटर देन 7। अब यहाँ देखें तो सर ये तो हमारा वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है। बिल्कुल सर, यहाँ पर हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है, तो हम कहेंगे कि यहाँ pH लेस देन क्या होगा 7 होगा। मतलब अब आप देखो कि चारों ऑप्शन में सबसे कम pH वाला क्या हमारा ये डी ऑप्शन हमें दिख रहा है। नेक्स्ट हमसे निम्न में से सबसे कम स्थायी कार्ब ऋणायन, सबसे कम, तो ऋणायन के स्थायित्व का क्रम तो आप सभी जानते हैं। ऋणायन की स्टेबिलिटी जो है सबसे ज़्यादा -M देन -H देन -I। अगर हम प्लस प्रभाव के साथ ऑर्डर लिखें तो +I +H +M, ये हमारा क्या स्टेबिलिटी का
ऑर्डर होता है। तो यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं है। अर्थों पर हमारा मिथॉक्सी ग्रुप है, तो यहाँ से क्या प्लस एम और साथ में माइनस आई, दो इफेक्ट लग रहे हैं। इस पोजीशन से मेटा पोजीशन से केवल क्या माइनस आई काम करेगा। यहाँ देखूँ तो पैरा पोजीशन से प्लस एम के साथ माइनस आई भी। तो यहाँ पर अगर सबसे स्टेबल देखा जाए तो सी ए हमसे पूछा है सबसे कम स्थायी, तो दोनों का प्लस एम तो इक्वल हो गया। अब माइनस आई की बारी की बात करें तो यहाँ पर माइनस आई क्या दूरी पर डिपेंड करता है, दूरी पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर माइनस आई ज़्यादा, मतलब ये ज़्यादा स्टेबल बना रहा है। यहाँ माइनस आई ज़्यादा दूर है, मतलब ये उतना स्टेबल नहीं कर पा रहा है। तो सबसे कम जो स्टेबल ऋणायन है वो डी है। ठीक, नेक्स्ट क्या है बेटा, यहाँ पर बोरिक एसिड का मोलरता और आयतन दे रखा है। ठीक है सर, और हमें इसे पूर्ण उदासीनीकरण करने के लिए क्या 40 ml का कितना मोलर NaOH विलयन की आवश्यकता होगी वो पूछा जा रहा है। तो बेटा यहाँ पर दोनों ही क्या हमारे एक संयोजकता वाला एसिड बेस है, तो सीधा हम इसमें क्या ये वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, M1V1 M2V2। ठीक, या फिर आप ग्राम तुल्यांक वाले क्या नियम से भी इसे सॉल्व कर सकते हो। बट चूंकि दोनों ही एक मोनोबेसिक एसिड है और एक एकल अम्लीय क्या है, क्षार है, तो हम दोनों की संयोजकता कारक एक देखते हैं तो सीधा मान भी रख सकते हैं। 0.1, यहाँ पर आयतन 20, यहाँ पर मोलरता हमको x के रूप में ज्ञात करना है, यहाँ पर आयतन कितना है 40। तो मैं यहीं से कट करता हूँ, 2 बार में कट हो रहा है। 0.1 को डिवाइड करता हूँ यहाँ से 2 से, तो x का मान मेरे पास निकल कर आता है 0.05। तो इतना कंसंट्रेशन हम NaOH का लेकर क्या कंप्लीट उदासीनीकरण यहाँ पर बनाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, डी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अभिक्रिया A2B2 का रिएक्शन कर 2AB का साम्य स्थिरांक के इक्विलिब्रियम परिवर्तित होगा। तो हम सब जानते हैं साम्य स्थिरांक को केवल और केवल ताप द्वारा क्या परिवर्तित किया जा सकता है। साम्य स्थिरांक को किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता, बोले ताप द्वारा। तो कुल दाब से कोई परिवर्तन नहीं मिलेगा, A2B2 की मात्रा से भी कोई परिवर्तन, ताप से परिवर्तन होगा, और उत्प्रेरक का भी साम्य स्थिरांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो इसका करेक्ट क्या सर, हम सी कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की घटती हुई अभिक्रियाशीलता में यौगिक का व्यवस्थित क्रम हमें लिखना है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या, बेंजीन रिंग पर जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वहाँ इलेक्ट्रोफाइल का अटैक उतना ज़्यादा और उतनी स्पीड से होगा। तो आइए देखें, यहाँ पर CH3 का क्या +H प्रभाव, यहाँ Cl का क्या -I प्रभाव, यहाँ NO2 का क्या बहुत स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो -M इफेक्ट लगेगा, और मिथॉक्सी का क्या सर, +M इफेक्ट। ठीक, तो अब सर इसमें सबसे ज़्यादा रिंग पर डेंसिटी क्या इस +M ग्रुप से आएगी, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबसे पहले होगा। फिर हमारे पास फर्स्ट आ जाएगा, देन सेकेंड आ जाएगा, और सबसे लास्ट थर्ड आ जाएगा। तो ये हमारा ऑर्डर रहने वाला है, फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, मतलब बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है भैया, निम्न में से कौन सा एक अम्लीय सामर्थ्य के लिए सही क्रम है। ठीक, तो इसका सबसे सिंपल कंसेप्ट क्या है, अम्लीयता, समानुपाती, संयुग्मी क्षार का स्थायित्व। संयुग्मी क्षार का क्या देखो, एसिड का जो भी बन रहा है स्थायित्व, या कहें जो भी संयुग्मी क्षार में नेगेटिव चार्ज बना है का क्या देख लो बेटा, स्थायित्व देख लो। ठीक सर, आइए अपन यहाँ पर सभी एसिड के क्या संयुग्मी भाग की बात करें। तो RCOOH का संयुग्मी भाग क्या RCOO क्या माइनस हो जाएगा। ठीक सर, वाटर के लिए देखो इसका संयुग्मी भाग क्या HO माइनस हो जाएगा।
देखो भाई आर ओ एच के साथ, देखो आर ओ एच के साथ क्या हमारा आर ओ माइनस हो जाएगा, और एसिटिलीन के लिए देखा जाए तो क्या हो जाएगा, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस। तो बेटा यहाँ पर इस नेगेटिव चार्ज को क्या दो दो ऑक्सीजन में बांटा जा रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा नेगेटिव स्टेबल कह सकते हैं तो वो हम इस कार्बोक्सिलिक एसिड के संयुग्मी क्षार को, मतलब ये सबसे ज़्यादा एसिडिक हो गया। इन दोनों में बात करें तो यहाँ पर नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ आर का प्लस आई क्या इसको अनस्टेबल कर रहा है, और सबसे कम कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का। तो एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा क्या एसिड से, फिर वाटर, देन अल्कोहल, देन एसिटिलीन। तो इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा क्या वो बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्या है बेटा, हमारे पास यहाँ पर एक मोलर जली विलयन के मोल अंश की क्या करना है, गणना। ठीक है बेटा, यहाँ पर सबसे पहले एक मोलर का मतलब जानो। एक मोलर मतलब एक मोल विलय है, ठीक है सर, एक मोल विलय है। अब ये कितने विलियन में है, तो हम कहेंगे कि ये 1000 ml या बोलो 1 लीटर क्या विलियन में है। अब अगर हम इसका भार बोले तो अगर वो जल है तो 1000 ml का कितना ग्राम हो जाएगा, 1000 ग्राम या 1 kg भी बोल सकते हैं। इतने में हमारा विलय का क्या पड़ा हुआ, 1 मोल। क्लियर सर। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या विलायक का मोल पता करना है। ठीक है सर, तो विलायक हमारा कौन है सर, जल है। ठीक है सर, विलायक जल है तो विलायक का भार कितना है, तो आप कहोगे 1000 ग्राम है। ठीक सर, अब यहाँ पर इसका हमारे पास मोलर भार कितना होता, 18। तो हम लोग यहाँ पर अगर विलायक का मोल देखें तो 55.5 मोल। ठीक, अब हमारे पास दोनों के मोल आ गए, तो किसका मोल प्रभाज पूछ रहा है बेटा, विलय का। एक्स बी का हमसे मोल प्रभाज, मैं यहाँ पर एक्स बी विलय के मोल प्रभाज को कह रहा हूँ। तो हम मोल प्रभाज कैसे निकालते, एक घटक का मोल अपॉन कुल मोल। तो हमारे पास विलय का मोल कितना बेटा, 1, और हमारे पास कुल मोल कितना है, 1 + 55.5, मतलब हमारे पास 1 बटे क्या हो गया, 56.5। जब मैं इसको क्या करूँगा बेटा, सॉल्व करूँगा, तो यहाँ पर मेरे पास इसका मान क्या आएगा, 0.0177। ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ठीक, नेक्स्ट अगला क्या है बेटा, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का ओजोनीकरण क्रिया कर फॉर्मेल्डिहाइड बनाना है, एसिटिल्डिहाइड बनाना और मेथिल ग्लाइऑक्सेल बनाना है। ठीक, एक तो चाहिए बेटा अपने को फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक सर, एक क्या चाहिए, एसिटिल्डिहाइड चाहिए। ठीक है, और एक क्या चाहिए बेटा आपको यहाँ पर, मेथिल ग्लाइऑक्सेल। मेथिल क्या चाहिए, ग्लाइऑक्सेल। तो ये हो गया सर मेथिल ग्लाइऑक्सेल। ठीक, अब आपका मेथिल ग्लाइऑक्सेल मतलब ग्लाइऑक्सेल बन रहा, मतलब वहाँ संयुग्मी डाइन्स है। संयुग्मी डाइन्स मतलब डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, है ना। चलिए अब अपन बिना देरी करे जो जो कंपाउंड दिए हैं उसको फटाफट क्या डबल बॉन्ड से ब्रेक कर ऑक्सीजन लगाकर इन प्रोडक्ट को ढूंढते हैं। यहाँ सबसे पहला CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH और क्या हो गया CH3। यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ठीक, तो यहाँ पर एसिटिल्डिहाइड बन गया, ग्लाइऑक्सेल बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। बट हमें क्या चाहिए, मेथिल ग्लाइऑक्सेल, जो कि इसका हमारा प्रोडक्ट नहीं हो रहा है, मतलब ये वाला हमारा सही आंसर नहीं है। सेकेंड ऑप्शन की बात करूं तो CH3 CH डबल बॉन्ड बोलो CH CH और यहाँ पर CH और बोलो क्या CH3। ठीक बेटा, यहाँ से ब्रेक करा, यहाँ से ब्रेक करा, तो 2 मोल तो एसिटिल्डिहाइड और 1 ग्लाइऑक्सेल बना। तो यहाँ पर भी हमारा वो प्रोडक्ट नहीं बना जो हमको चाहिए। अगले के साथ चले तो देखो इधर CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पर मैंने CH3 लगा दिया, यहाँ पर हमने CH डबल बॉन्ड CH और बोलो CH3। यहाँ से ब्रेक करा ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ से ब्रेक करा ऑक्सीजन ऑक्सीजन। देखो इसका प्रोडक्ट
एक तो बन रहा है फॉर्मेल्डिहाइड, यहाँ पर अगर इसको चेक किया जाए तो ये बना हमारा मेथिल ग्लाइऑक्सेल, मेथिल ग्लाइऑक्सेल, और इसको देखो तो क्या ये एसिटल्डिहाइड बन गया। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट हमें चाहिए क्या वो सी ऑप्शन के ओजोनी अपघटन से मिल रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्या दिया गया भैया, एक फ्लास्क में रंगहीन N2O4 भूरे रंग के NO2 के साथ साम्य में। ठीक है भैया, लिख दो पहले हमारा ये N2O4 जो कि NO2 का डाइमर होता है, जो कि रंगहीन होता है, पर गर्म करने पर क्या ये गर्म करने पर क्या ये भूरे रंग का हमें साम्य पर मिलता है। साम्य को जब फ्लास्क में 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है भूरा रंग गहरा हो जाता है। गर्म कर रहे हैं तो भूरा रंग बढ़ रहा है, मतलब ये रिएक्शन गर्म करने पर अग्र की ओर बढ़ रही है। अग्र की ओर गर्म करने पर बढ़ रही है, मतलब 100% इसका अग्र क्या ऊष्माशोषी है। हम ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया को जिस डायरेक्शन में बढ़ता हुआ देखते हैं उस दिशा के लिए क्या ऊष्माशोषी कह देते हैं। ठीक, तो ये अभिक्रिया हमारा ऊष्माशोषी अभिक्रिया है जो ताप के साथ क्या अग्र की ओर बढ़ रहा है, बढ़ेगा। अब ठंडा करने पर कम रंग का हो जाता है, इस अवलोकन पर कौन सा कथन सत्य है। तो भाई ये डाइमर है, इस डाइमर को जितना ज़्यादा हीट करोगे उतना डिसोसिएट होकर क्या आगे की ओर जाएगा। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट तो हमने जो लिखा रिएक्शन उसी से मिल गया। अब गर्म करने पर तो भाई यहाँ कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये प्रतिचुंबकी है। यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ये अनुचुंबकी है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, गर्म करने पर अणुचुंबकत्व बढ़ रहा है। अब 100 डिग्री सेल्सियस पर तो पहले इसका डेल्टा एन जी पता करो भाई। तो डेल्टा एन जी 2 - 1 क्या 1 हो रहा है। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी, बोलो क्या, आर टी। ठीक सर, अब देखो हमें इनका अंतर जो बताया गया है वही आ रहा है, कम ज़्यादा देखें। यहाँ 1 कैलोरी में निकालना है 2 का, यहाँ गुणा हो जाएगा 2 कैलोरी। और सर यहाँ पर देखो तो 100 डिग्री सेल्सियस का केल्विन कितना हो जाएगा, 373। जब मैं इसको हल करूँगा तो देखो 2 का गुणा करने पर 746 कैलोरी आ रही है, जो कि यहाँ क्या है 200, दोनों ही क्या हमारा इक्वल नहीं है, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, हमारा गलत है। और गर्म करने पर क्या डाइमराइजेशन कम हो जाएगा, बिल्कुल डाइमराइजेशन कम हो जाएगा, ये अपनी मोनोमर यूनिट में ज़्यादा टूटेगा। मतलब हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया, गलत कथन, तो जो कि हमारा क्या केवल सी ही ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ठीक, नेक्स्ट अगला देखें तो अगला क्या है भाई, ग्रेवियल थैलामाइड अभिक्रिया का उपयोग शुद्ध अवस्था में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन तैयार करने में किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, ये केवल 1 डिग्री एमीन को फॉर्म कराने के काम में आती है। अगला क्या है भाई, थैलेमाइड आयन प्रबल नाभिकीय स्नेही द्वारा अनुनाद स्थायी होता है। तो यहाँ पर अगर मैं थैलेमाइड की बात करूँ तो यहाँ पर आप देखोगे तो इस थैलेमाइड का इस लोन पेयर का रेजोनेंस द्वारा क्या स्टेबलाइजेशन हो रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट क्या है, सही, पहला गलत दूसरा सही, मतलब सी करेक्ट है। नेक्स्ट अगला क्या है बेटा, अगला है जब द्वितीयक एल्कोहल मतलब RCHOH को क्या कर रहे हैं बेटा हम लोग, किसके साथ, कॉपर के साथ, कितना 573 केल्विन पर। तो यहाँ इसका ऑक्सीडेशन होगा किस फॉर्म में, बी हाइड्रोजनीकरण कर क्या यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा आपका कीटोन। 1 डिग्री होता तो एल्डिहाइड और 3 डिग्री के साथ एल्कीन बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी एक कीटोन बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया है अगले प्रश्न में, तो लिगेंड की स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी में कौन सा क्रम सही है। तो हमने इसका बहुत सरल और आसान ट्रिक पढ़ा है। एक बार सचिन क्लासनी फरार और ऑक्जिलेटो को पानी से प्यार, उड़ता नाश्ता अमोनिया इन नॉर्थ पेरिस कनाडा कोरिया। ठीक, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा भाई, इन दिए गए में Cl- आ जाएगा। ठीक सर, Cl- के बाद सचिन क्लासनी फरार,
तो फिर आ जाएगा हमारा फ्लोराइड। ठीक सर। फिर हमारा क्या ऑक्सलेट आ जाएगा, ऑक्सलेट आ गया। ठीक, फिर हमारा आ जाएगा NO2 माइनस, और फिर आ जाएगा बेटा हमारा साइनाइड माइनस, इन दिए गए ऑप्शन के हिसाब से। तो हमारा सबसे जो सही क्रम हमको दिख रहा है क्या, वो ए के अंदर दिख रहा है। नेक्स्ट क्या है, निम्न में से कौन सा यौगिक ज्विटर आयन बनाता है। तो हमारे जो अमीनो एसिड है क्या वो वाटर के अंदर ज्विटर आयन फॉर्म करते हैं, जो कि एक द्विध्रुवी आयन होता है। ठीक, तो हमारा यहाँ पर क्या ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन है जो कि लगभग pH 6 से 7 पर अपना या ज्विटर आयन फॉर्म करता है, जिसका अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो क्या यहाँ पर कुछ ऐसा हमारा क्या ग्लाइसिन का क्या बनने वाला है, ज्विटर आयन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, इनमें से कौन सी अभिक्रिया उपापचय रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। तो हम जहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज नहीं आएगा वो हमारे लिए एक रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं होगी, अर्थात जहाँ ऑक्सीकरण अपचयन दोनों ही क्या एक रिएक्शन के अंदर ना हो। चेक करते हैं, जिंक 0 से +2 ऑक्सीडेशन, कॉपर +2 से 0 क्या यहाँ पर अपचयन, मतलब ये एक हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही चल रहा है। यहाँ देखें तो Cl का +5 स्टेट, ठीक है सर। अगर हम यहाँ पर देखें तो Cl +5 से कहाँ गया, 0, मतलब हो गया रिडक्शन। हम बात करें यहाँ पर आयोडीन की तो कितना है, 0। यहाँ पर आयोडीन को देखो तो कितना है, +5। क्या इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक सर। अब देखो 0 0 +1 -1, 0 से +1 क्या इसका यहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन हुआ है, 0 से -1 क्या रिडक्शन हुआ है, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों चल रहा है। तो ये भी एक क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ पर Ba का +2, Cl का -1, +1 यहाँ पर -2 और SO4 का निकाले तो +6। यहाँ पर +2 +6 -2 +1 -1, किसी भी व्यक्ति का कोई स्टेट चेंज नहीं है, मतलब ये एक रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हमारा डी बनने वाला है। नेक्स्ट देखो क्या दिया है, N3 दिया है, तीसरा कोश, और इसका उपकोश का एल मान 1 दिया है, M0 दिया है, और यहाँ पर स्पिन का मान केवल +1/2 दिया है। ये कितने इलेक्ट्रॉन के लिए पॉसिबल है। तो देखो पहले तो मैंने कोस का मान 3 और उसके उपकोश L का 1 P के लिए होता है, और P के अंदर बोलो बेटा क्या 3 कक्षक होते हैं, -1 0 और बोलो क्या +1। ठीक, अब उसमें यहाँ पर 0 वाले में केवल एक स्पिन जो कि +1/2 मतलब क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर क्या ये केवल एक इलेक्ट्रॉन के लिए रिप्रेजेंटेशन है, कुल मिलाकर जितना S का मान उतना ही संख्या में हम इलेक्ट्रॉन वहाँ पर देखेंगे। ठीक, तो ये कितनी इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्या का मान हो सकता है, तो 1 के लिए। ठीक, जितना M उतने कक्षक के लिए, जितना S उतने इलेक्ट्रॉन के लिए। नेक्स्ट क्या है भाई, देखो यहाँ पर कुछ धातु लवण दिए हैं जिनका सही अभिकर्मक पहचानना है। हमारे पास Pb+2 Cu+2 क्या बेटा ये ग्रुप नंबर 2 का हमारा क्या क्षारीय धनायन है। अब इसके लिए हम तनु HCl H2S के साथ PPT लेते हैं, तो A का क्या हो जाएगा, करेक्ट बोलो फर्स्ट, है ना सर। तो यहाँ पर अब हमारा B और D ही आगे बढ़ेगा, B ही और क्या बढ़ेगा, D। अब ये हो गया ग्रुप नंबर 3 का एल्युमिनियम और क्या हमारा फेरिक, जो कि क्या अपना हाइड्रोक्साइड बनाता है। सर किसके साथ बनाता है, तो बेस और अमोनियम क्लोराइड के साथ। तो सर बी का करेक्ट क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। सर सी की बात कर लो, सी की बात करो, कोबाल्ट 2+ निकल 2+, ग्रुप नंबर 4 निकोमंजन।
निकोमंजन का हमारा बनता है बेस के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड लेकर सल्फाइड पीपीटी। बेस H2S के साथ क्या हम सल्फाइड पीपीटी बनाते हैं, तो इसका हो गया फोर्थ सर। अब हमारे पास ग्रुप नंबर 5 भारत सरकार क्षारीय धनायन के साथ जो है क्या कार्बोनेट बनता है, जो कि अमोनिकल क्या अमोनियम कार्बोनेट अभिकर्मक मिलाकर हम बनाते हैं। तो डी का क्या आ जाएगा बेटा, डी का सेकंड। तो ये वाला देखो करेक्ट मिलाप कहाँ दिख रहा है, ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का सेकंड, मतलब डी हमारा करेक्ट है। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखा। इसी तरह आगे भी बने रहे। धन्यवाद।